स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की। वो आदत जो हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, है ना, जो अक्सर हमारे अच्छे इरादों पर पानी फेर देती है। हाँ, बिल्कुल। काम अधूरे रह जाते हैं और वो एक अलग तरह का स्ट्रेस, एक तनाव पैदा करती है। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, ये डेनिस बी बेकर की किताब हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन के एक हिंदी सारांश पर आधारित है। ये सारांश दावा करता है कि ये आदत को, मतलब टाल मटोल को, जड़ से समझने और उससे निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक रास्ते सुझाता है। तो मकसद साफ है, ये जानना कि लोग आखिर काम टालते क्यों हैं, और फिर इस सारांश में बताए गए कौन से ठोस तरीके हैं जिनसे इस पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसे खोलते हैं। हाँ, और देखिए, इस सारांश की शुरुआत ही एक बहुत अहम फर्क से होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये प्रोक्रास्टिनेशन, ये टाल-मटोल बस टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ी है, कि काश हम वक्त को बेहतर तरीके से संभाल पाते। हाँ, लगता तो यही है। पर ये सारांश कहता है कि मामला ऐसे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में एक क्या कहते हैं, भावनात्मक प्रबंधन की चुनौती है। भावनात्मक प्रबंधन? अच्छा। हाँ, मतलब अपनी भावनाओं को, खासकर काम से जुड़ी जो मुश्किल भावनाएं होती हैं, उन्हें संभालना सीख लिया तो टालमटोल की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। ये नजरिया ही पूरी बात को बदल देता है ना? भावनात्मक प्रबंधन, ये सुनने में ये थोड़ा अलग है। तो फिर ये भावनाएं कौन सी हैं, मतलब जो हमें काम टालने पर मजबूर करती है? सारांश के मुताबिक इसके पीछे 5 मुख्य कारण हो सकते हैं, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक। हाँ। पहला बताया गया है डर। इसमें असफलता का डर। हाँ, और सिर्फ असफलता ही नहीं, आलोचना का डर भी है ना? बिल्कुल, आलोचना का, या फिर काम एकदम परफेक्ट न होने का डर भी, वो परफेक्शनिज्म वाला। हाँ, वही। दूसरा है अस्पष्टता। जब ये साफ ही ना हो कि करना क्या है, क्यों करना है, या शुरुआत कैसे करनी है, ये कंफ्यूजन, हाँ, वो अनिश्चितता एक बेचैनी पैदा करती है। बिल्कुल। तीसरा कारण है अरुचि, मतलब काम का बोरिंग लगना, उबाऊ लगना। चौथा है अधिभार, ओवरवेल्म, जब काम इतना बड़ा या मुश्किल लगे कि उसे देखकर ही घबराहट होने लगे। हाँ, कि कहाँ से शुरू करें। एग्जैक्टली। और पांचवा है आवेग नियंत्रण में कमी, मतलब ध्यान आसानी से भटक जाना, खासकर उन चीजों की तरफ जो तुरंत थोड़ी खुशी या राहत देती हो, जैसे फोन उठा लेना या कुछ और करने लगना। हाँ वही। तो सारांश ये भी कहता है कि सिर्फ इन कारणों को जानना काफी नहीं, एक छोटा सा अभ्यास भी सुझाया गया है। अगली बार जब कोई काम टालने का बहुत मन करे, तो एक पल रुककर खुद से पूछना है, मैं असल में किस भावना से बचने की कोशिश कर रही हूँ? कौन सा डर है या कौन सी बोरियत मुझे रोक रही है? शायद ये सवाल हमें सतही बहानों से आगे ले जाए असली जड़ तक। और ये जड़ तक पहुंचना ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। जब तक हम ये नहीं समझते कि हम क्यों टाल रहे हैं, क्या ये डर है, बोरियत है, या काम बहुत बड़ा लग रहा है, तब तक हम सही समाधान नहीं ढूंढ सकते। सही बात है। आप सिरदर्द की गोली तब तक नहीं लेते जब तक ये न पता हो कि दर्द है। उसी तरह अगर डर की वजह से टाल रहे हैं तो समाधान अलग होगा, और अगर बोरियत की वजह से तो बिल्कुल अलग। ये सीधे तौर पर उस भावनात्मक प्रबंधन वाली बात से जुड़ता है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं, तभी तो उन्हें संभाल पाएंगे। बिना सही निदान के इलाज कैसे होगा, है ना? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला कदम है अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होना। बिल्कुल। चलिए अब समाधानों की तरफ बढ़ते हैं। इस सारांश में एक बहुत ही सरल लगने वाली पर असरदार तकनीक का जिक्र है, 2 मिनट का नियम। हाँ, ये काफी पॉपुलर भी है। हाँ, नियम कहता है कि अगर कोई काम ऐसा है जिसे करने में 2 मिनट या उससे कम लगते हैं, तो उसे सोचना नहीं है, बस फौरन कर डालना चाहिए। हाँ। जैसे किसी ईमेल का छोटा सा जवाब देना, या मेज पर रखी एक किताब को शेल्फ पर रखना, छोटे मोटे काम। हाँ, जो तुरंत निपट सकते हैं। और ये नियम सिर्फ इन छोटे कामों तक ही सीमित नहीं है, बड़े कामों के लिए इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से होता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे शुरू करने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। तो नियम कहता है कि उस बड़े काम का सिर्फ वो हिस्सा शुरू करें जिसे करने में 2 मिनट या कम लगे। जैसे अगर पूरी किताब लिखनी है तो शायद सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखने बैठे, या सिर्फ कंप्यूटर पर फाइल ही खोल लें, या रिसर्च का पहला आर्टिकल ढूंढ लें। बिल्कुल। अगर रोज व्यायाम करना है तो बस अपने जूते पहन लें, इतना ही। पीछे का आइडिया ये है कि अक्सर सबसे मुश्किल कदम वो पहला कदम ही होता है ना?
हाँ, वो शुरुआत करना। हाँ, ये 2 मिनट का नियम उस शुरुआती रुकावट को, उस इनर्शिया को तोड़ता है। एक बार गति बन जाए तो काम जारी रखना थोड़ा आसान हो जाता है। इसका जो मनोवैज्ञानिक असर है वो वाकई दिलचस्प है। ये सीधे तौर पर जड़ता या इनर्शिया के सिद्धांत पर काम करता है। कोई चीज जो रुकी हुई है उसे चलाना मुश्किल है और जो चल रही है उसे रोकना मुश्किल। ये 2 मिनट का नियम उस शुरुआती रुकी हुई अवस्था को बदल देता है। और जब हम अधिभार ओवरवेल्म वाले कारण के बारे में सोचते हैं जहां काम बहुत बड़ा लगता है, तो ये छोटा सा 2 मिनट का कदम उस पहाड़ जैसे काम को एक छोटी सी पहाड़ी जैसा बना देता है। कम डरावना। हाँ, वो थोड़ा मैनेजेबल लगता है। बिल्कुल। ये दिमाग को एक छोटी सी जीत का सिग्नल देता है जिससे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। ये मोमेंटम बनाने की एक शानदार रणनीति है वाकई। मोमेंटम बनाना ये जरूरी लगता है, लेकिन अक्सर हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, लिस्ट लंबी होती है। तो कैसे तय करें कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन सा ज्यादा अहम है? इसके लिए सारांश में आइजनहावर मैट्रिक्स का जिक्र किया गया है। शायद कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना हो। हाँ, ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला मैट्रिक्स। हाँ, वही। ये कामों को उनकी तात्कालिकता, अर्जेंसी और महत्व, इम्पोर्टेंस के आधार पर 4 हिस्सों में बांटने का एक तरीका है। पहला हिस्सा है जरूरी और महत्वपूर्ण, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये वो काम है जिन पर तुरंत ध्यान देना होता है। जैसे कोई डेडलाइन आ गई हो या कोई इमरजेंसी हो। बिल्कुल, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी प्रोजेक्ट की बिल्कुल नजदीक आ चुकी डेडलाइन। दूसरा है महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ये वो काम है जो हमारे लंबे समय के लक्ष्यों, विकास या स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, पर इनकी कोई फौरी डेडलाइन नहीं है। जैसे एक्सरसाइज करना या कुछ नया सीखना। हाँ, रोजाना व्यायाम, कोई नया स्किल सीखना, रिश्तों को समय देना, भविष्य की योजना बनाना, ये सब। तीसरा हिस्सा है जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ये अक्सर वो काम होते हैं जो हमें व्यस्त रखते हैं पर हमारे असली लक्ष्यों में ज्यादा योगदान नहीं देते। हाँ, जो लगते तो जरूरी हैं पर असल में होते नहीं। हाँ, जैसे कई तरह की मीटिंग्स, कुछ ईमेल्स का जवाब देना, दूसरों के छोटे मोटे काम निपटाना। अक्सर ये दूसरों की प्राथमिकताएं होती हैं जो हम पर आ जाती हैं। सही कहा। और चौथा है न जरूरी न महत्वपूर्ण, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ये वो गतिविधियां हैं जो असल में समय की बर्बादी है। जैसे बेवजह स्क्रॉल करते रहना, हाँ, बिला वजह सोशल मीडिया पर घंटों बिताना या जरूरत से ज्यादा टीवी देखना। इन्हें कम या खत्म करना चाहिए। और यहाँ पर सारांश एक वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखता है। अच्छा, क्या? शोध बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपना लगभग 80% समय तीसरे हिस्से के कामों में बिता देते हैं। अरे, यानी अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट वाले। हाँ, वो काम जो जरूरी तो लगते हैं पर उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। वो लगातार बस आग बुझाने में लगे रहते हैं। रिएक्टिव मोड में। बिल्कुल। जबकि असली तरक्की और संतुष्टि दूसरे हिस्से के कामों से आती है। वो महत्वपूर्ण काम जिनकी कोई तुरंत की डेडलाइन नहीं होती। और इसीलिए उन्हें ही सबसे ज्यादा टाला जाता है। हाँ, ये मैट्रिक्स असल में हमारी भावनात्मक प्रवृत्तियों का आईना भी है, देखा जाए तो। हाँ, हम अक्सर जरूरी अर्जेंट चीजों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि उन पर बाहरी दबाव होता है, एक तात्कालिकता का एहसास होता है। हाँ, प्रेशर होता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरे हिस्से के काम जो महत्वपूर्ण हैं पर जरूरी नहीं, उन्हें टालना आसान होता है। क्यों? शायद क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता तुरंत। हाँ, और क्योंकि उनके लिए हमें अंदरूनी प्रेरणा चाहिए, अनुशासन चाहिए। हो सकता है उनसे थोड़ा डर भी लगता हो, जैसे कोई बड़ा लक्ष्य शुरू करना, या वो ज्यादा मेहनत मांगते हो। ये मैट्रिक्स हमें सचेत करता है कि हमें जानबूझकर, सोच समझकर दूसरे हिस्से के कामों के लिए समय निकालना होगा, उन्हें शेड्यूल करना होगा, वरना हम सिर्फ तात्कालिक चीजों में ही उलझे रह जाएंगे। ये हमें प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव होने के बजाय सक्रिय, प्रोएक्टिव बनने में मदद करता है। ये समझना तो बहुत जरूरी है कि ध्यान कहाँ लगाना है। अच्छा, मान लीजिए हमने प्राथमिकता तय कर ली, 2 मिनट नियम से काम शुरू भी कर दिया, पर अब ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, या काम इतना नीरस है कि बोरियत हावी हो रही है। हाँ, फोकस और इंटरेस्ट की प्रॉब्लम। हाँ, इसके लिए भी सारांश कुछ समाधान सुझाता है। फोकस बढ़ाने के लिए पोमोडोरो तकनीक का जिक्र है। अच्छा, वो टमाटर वाली तकनीक। हाँ, वही। इसका तरीका सरल है।
25 मिनट के लिए टाइमर लगाकर पूरी तरह सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ वो काम। फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप काम से पूरी तरह हट जाएं। उठकर चलें, पानी पिएं। हाँ, एक छोटा सा रीसेट। हाँ, इस 25+5 मिनट के चक्र को 3-4 बार दोहराएं और फिर एक लंबा ब्रेक लें, शायद 15-30 मिनट का। ये दिमाग को छोटे केंद्रित अंतरालों में काम करने की ट्रेनिंग देती है। और अगर समस्या बोरियत की है, काम में मजा ही नहीं आ रहा, हाँ, जो अरुचि वाला कारण था, हाँ, तो काम को थोड़ा दिलचस्प बनाने के तरीके भी हैं। एक है गेमिफिकेशन, काम को खेल जैसा बना लेना, जैसे खुद को चैलेंज देना कि ये काम कितनी देर में पूरा कर सकते हैं, या हर स्टेप पूरा होने पर खुद को पॉइंट्स देना। थोड़ा कंपटीशन खुद से। हाँ, दूसरा है तुरंत मिलने वाला छोटा इनाम। काम का एक हिस्सा पूरा करते ही खुद को कुछ अच्छा महसूस कराएं, जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनना या 5 मिनट बालकनी में खड़े होना। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स। हाँ, माहौल बदलना भी कभी कभी काम करता है, जैसे किसी अलग कमरे में या कैफे में जाकर काम करना। जगह बदलने से मूड बदलता है। बिल्कुल। और कुछ लोगों को सही तरह का संगीत भी ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जैसे बिना लिरिक्स वाला फोकस म्यूजिक। तो ये तकनीकें देखा जाए तो सीधे तौर पर उन भावनात्मक वजहों से निपट रही हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, लग तो रहा है। खासकर अरुचि और अधिभार, ओवरवेल्म। पोमोडोरो तकनीक बड़े काम को छोटे, संभालने लायक हिस्सों में तोड़कर अधिभार की भावना को कम करती है। 25 मिनट तक ध्यान लगाना शायद उतना डरावना ना लगे जितना पूरे दिन काम करने का ख्याल। सही बात है। और काम को दिलचस्प बनाने के तरीके, जैसे खेल या इनाम, अरुचि वाली भावना को बदलते हैं। ये उस काम से जुड़ी जो नेगेटिविटी है उसे कम करके उसे थोड़ा ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। ये असल में काम के प्रति हमारे भावनात्मक नजरिए को बदलने की कोशिश है। यानी बाहरी तकनीकों के साथ साथ अंदरूनी भावनाओं पर काम करना, ये बात बार बार सामने आ रही है। हाँ, ये कोर आइडिया लगता है। सारांश आखिर में फिर से इसी भावनात्मक प्रबंधन पर जोर देता है। डर और चिंता जैसे भावों को संभालने के लिए कुछ और तरीके भी सुझाए गए हैं। एक है करुणामय स्वचर्चा, कंपैशनेट सेल्फ टॉक। मतलब जब काम टाल दें या कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय थोड़ी नरमी से, समझदारी से बात करना, जैसे किसी दोस्त से करते अगर वो परेशान होता। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। जो डर वाले विचार आते ना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सब हंसेंगे, हाँ, वो कैटास्ट्रोफाइजिंग। हाँ, उन पर सवाल उठाना कि क्या ये वाकई सच है, क्या इनके सबूत हैं? अक्सर नहीं होते। तीसरा है दिमागीपन का अभ्यास, यानी अपना ध्यान भटकने देने के बजाय वर्तमान पल पर लाना, अपनी सांसों पर ध्यान देना ताकि भविष्य की चिंताएं हावी ना हो, प्रेजेंट में रहना। हाँ, और चौथा है स्वीकृति, ये मानना कि कुछ कामों में थोड़ी बोरियत, थोड़ी मुश्किल या थोड़ी असुविधा होगी ही। उस एहसास को स्वीकार करना और उसके बावजूद काम करना, उससे भागने की कोशिश न करना। सारांश में एक और बहुत गहरा सवाल है जो खुद से पूछने को कहा गया है। अच्छा, क्या मैं कुछ देर की भावनात्मक तकलीफ, जैसे बोरियत, डर या कोशिश करने का आलस, इससे बचने के लिए लंबे समय का नुकसान उठाने को तैयार हूं? ओहो। लंबे समय का नुकसान मतलब तनाव, छूटे हुए अवसर या आत्मसम्मान में कमी। ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है। शॉर्ट टर्म आराम बनाम लॉन्ग टर्म नतीजा। बिल्कुल, ये हमें अपने टालमटोल वाले व्यवहार के असली परिणामों पर सोचने को मजबूर करता है। और भावनाओं को संभालने के साथ साथ अपने काम करने के माहौल को ठीक करना भी जरूरी बताया गया है। हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स। हाँ, यानी ऐसी बाहरी व्यवस्था बनाना जो हमारे इरादों का साथ दे, उन्हें कमजोर न करे। इसमें शामिल है ध्यान भटकाने वाली चीजों को नजरों से और पहुंच से दूर रखना। फोन सबसे पहले। हाँ, खासकर स्मार्टफोन, उसके नोटिफिकेशन बंद करना, हो सके तो काम करने के लिए एक खास जगह तय करना, एक डेडिकेटेड स्पेस, ताकि वहां बैठती माइंडसेट बदल जाए। हाँ, अपने लक्ष्यों को लिखकर सामने रखना ताकि वो याद दिलाते रहें, विजुअल रिमाइंडर्स, और जरूरत पड़ने पर टेक्नोलॉजी का सकारात्मक इस्तेमाल करना, जैसे वेबसाइट ब्लॉक करने वाले ऐप्स या काम पर फोकस बनाए रखने में मदद करने वाले ऐप्स। उदाहरण के तौर पर फॉरेस्ट ऐप का जिक्र किया गया है। टूल्स का सही इस्तेमाल। तो ये सारी बातें हमें फिर उसी केंद्रीय विचार पर ले आती हैं कि टालमटोल सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी या खराब टाइम मैनेजमेंट का नतीजा नहीं है। हाँ, ये हमारी अंदरूनी भावनात्मक स्थिति और बाहरी माहौल के बीच एक जटिल तालमेल का नतीजा है। सही। इसलिए समाधान भी दोनों स्तरों पर काम करता है।
एक तरफ खुद से बात करने का तरीका बदलना, अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना, ये अंदरूनी रणनीति हुई। दूसरी तरफ अपने माहौल को ऐसा बनाना कि वो काम करने में मददगार हो, रुकावट ना बने, ये बाहरी रणनीति हुई। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। हाँ, जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तब टालमटोल की आदत पर काबू पाना ज्यादा संभव हो पाता है। ये एक ज्यादा समग्र, ज्यादा होलिस्टिक और शायद ज्यादा टिकाऊ नजरिया है। तो अगर हम डेनिस बेकर की किताब के इस सारांश की मुख्य बातों को समेटें, तो हमने टालमटोल से निपटने के कई व्यवहारिक औजार देखे। हाँ, काफी प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये समझना कि टालमटोल की जड़ में अक्सर भावनाएं होती हैं: डर, बोरियत, घबराहट, अस्पष्टता। इन असली कारणों को पहचानना पहला कदम है। बिल्कुल, डायग्नोसिस पहले। फिर काम शुरू करने की सबसे बड़ी बाधा को तोड़ने के लिए 2 मिनट का नियम जैसी सरल तकनीकों का इस्तेमाल करना। हाँ, वो मोमेंटम स्टार्टर, आइजनहावर मैट्रिक्स जैसे तरीकों से ये तय करना कि वाकई क्या महत्वपूर्ण है, ताकि हमारी ऊर्जा सही जगह लगे। अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट को समझना। पोमोडोरो तकनीक से फोकस बढ़ाना और काम को गेमिफिकेशन या इनामों से थोड़ा दिलचस्प बनाना। बोरियत से लड़ना। और सबसे अहम, अपनी मुश्किल भावनाओं को सक्रिय रूप से संभालना सीखना, चाहे वो करुणा से हो, विचारों को चुनौती देकर हो या स्वीकृति से। और साथ ही अपने काम के माहौल को अनुकूल बनाना। हाँ, वो इमोशनल और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि टालमटोल कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, न ही ये हमारी पहचान का कोई स्थायी हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आदत है और आदतों को बदला जा सकता है। इस पर काबू पाने से सिर्फ काम ही पूरे नहीं होते। नहीं, फायदे ज्यादा गहरे हैं। हाँ, जीवन में तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और एक गहरी संतुष्टि मिलती है। नियंत्रण हमारे हाथ में है, बस शुरुआत करने की जरूरत है। शायद वो 2 मिनट वाली शुरुआत। बिल्कुल, और ये बात एक और सोचने लायक सवाल खड़ा करती है। क्या? अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे लगातार इन छोटी छोटी टालमटोल की आदतों पर विजय पाता जाता है, एक ईमेल भेजकर 2 मिनट का काम शुरू करके, एक मुश्किल काम को हिस्सों में तोड़कर, तो इसका उसकी खुद के बारे में धारणा पर, उसके आत्मविश्वास पर क्या धीरे धीरे जमा होने वाला एक क्यूमुलेटिव असर पड़ता होगा? मतलब छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं अंदर से भी। हाँ, क्या टालमटोल पर काबू पाना सिर्फ उत्पादकता बढ़ाने का मामला है, या ये असल में हमें ये महसूस कराता है कि हम ऐसे इंसान हैं जो मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, जो अपने इरादों पर टिके रह सकते हैं? अच्छा, शायद ये बदलाव सिर्फ बाहरी नतीजों तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे अंदरूनी आत्मविश्वास को भी नए सिरे से गढ़ता है। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।